नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन बाय एम के सर। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का जो 3rd यूनिट है रीट में व्यक्तित्व, उसके लिए ये पहला 50 क्वेश्चंस का सेट आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो टॉपिक है ये चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या DSSB, KBS आदि की जो एग्ज़ाम्स हैं इन सब के लिए समान रूप से लाभदायक है। रीट लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड के लिए ये पूरी तरह से लाभदायक है। ये व्यक्तित्व का जो टॉपिक है इसमें व्यक्तित्व की परिभाषाएं, किस भाषा से जो व्यक्तित्व शब्द है ये बना हुआ है, कौन कौन से इसमें जो विधियां हैं या कितने प्रकार किस विद्वान ने बताए हैं पर्सनालिटी के, इस चीज़ के बारे में इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ होता है व्यक्ति, व्यक्तिगत, अपूर्व या मुखौटा। इस प्रकार से जो पर्सोना शब्द है वो लैटिन भाषा का है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वह है मुखौटा, यानी कि लैटिन भाषा का जो पर्सोना शब्द है उसका अर्थ मुखौटा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? यानी जो प्रश्नावली एक विधि है जिससे व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। ये आपको बताना है कि इसमें ये जो प्रश्नावली है ये किस प्रकार की विधि है। प्रक्षेपी विधि, अर्ध प्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधि या व्यक्तिगत विधि। जो प्रश्नावली है जिसमें एक प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है या विभिन्न प्रकार के प्रश्न किसी व्यक्ति से पूछे जाते हैं उसके अपने व्यक्तित्व के बारे में, इसलिए एक व्यक्ति के बारे में पूछे जाने के कारण इसको व्यक्तिगत विधि कहा जाता है। तो प्रश्नावली जो है वो व्यक्तिगत विधि का प्रकार है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है, TAT परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? 10, 20, 30 या 40? या TAT जो परीक्षण है उसमें जो कार्ड की संख्या होती है वो होती है 30। TAT जो परीक्षण है ये मॉर्गन एवं मुर्रे नामक, मॉर्गन एवं मुर्रे नाम के 2 मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको खोजा था। इस विधि को चित्र कहानी परीक्षण भी कहा जाता है। TAT का फुल फॉर्म जो होता है वो थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट यानी TAT होता है। इसको कहानी विधि चित्र यानी चित्र कहानी विधि भी कहा जाता है। चित्र कहानी विधि भी कहा जाता है। इसमें कार्डों की संख्या जो होती है वो 30 होती है। खाली कार्ड पर एक चित्र कहानी बनाने को कहा जाता है, यानी कि खाली कार्ड पर जो चित्र बनाया जाता है कहानी के माध्यम से, इसलिए इसे चित्र कहानी विधि भी कहा जाता है। इसमें जो 10 कार्ड हैं वो केवल पुरुषों के लिए होते हैं, 10 कार्ड केवल महिलाओं के लिए एवं अन्य 10 कार्ड जो होते हैं वो दोनों यानी कि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए बने होते हैं। इस प्रकार से इसमें जो कार्डों की संख्या होती है वो 30 होती है। 1953 में मॉर्गन एवं मुर्रे जो थे उन्होंने इसको निर्मित किया था। इस चित्रमाला से बालकों और उनके माताओं के अनुभवों एवं प्रवृत्तियों का पता लगाना परीक्षण का उद्देश्य होता है। परीक्षण के समय विषय को यानी कि जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं क्रम अनुसार यह चित्र श्रृंखला दिखाई जाती है तथा निर्धारित समय में निर्दिष्ट प्रश्नावली के आधार पर एक कहानी पूरी लिखने को कहा जाता है। कहानी में वर्णित पात्रों एवं उनके चरित्र चित्रण में विषयी के स्वयं के व्यक्तित्व की झलक मिलती है, यानी जिस व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाती है उसके स्वयं के व्यक्तित्व की झलक इसमें दिखाई देती है। इस विधि में निर्मित कहानी की व्याख्या से व्यक्ति की अंतर्द्वंद, संवेगात्मक स्थिति, अभिवृत्तियों, आवश्यकताओं एवं असामान्य व्यवहार आदि का पता चलता है। इसमें केवल व्यक्तित्व के विशेषकों यानी ट्रेट्स का ही ज्ञान होता है, उनकी मात्रा का नहीं, यानी कितनी मात्रा में ये जो विभिन्न प्रकार के जो तथ्य हैं वो उसमें है, इस चीज़ का यानी ज्ञान नहीं होता। इसलिए TAT जो परीक्षण है उसमें कार्डों की संख्या 30 होती है। ये फैक्ट जो है वो ध्यान रखने योग्य है। मॉर्गन एवं मुर्रे ने इसका 1953 में
इसको बनाया था। 10 जो कार्ड हैं वो पुरुषों के लिए, 10 कार्ड महिलाओं के लिए एवं 10 कार्ड जो होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं, इसलिए 30। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो केवल अपने अंदर ही खोए रहते हैं, तो उनकी मुख्य रूप से क्या विशेषताएं होती हैं? संदेही, संकालू तथा एकांत प्रिय रहने वाले। दूसरा है दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाले। तीसरा ऑप्शन है समूह का नेतृत्व करने वाले। चौथा है दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता वाले। तो अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो संदेही, संकालू तथा एकांत प्रिय रहने वाले होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाते और अपने में ज़्यादातर वो खोए रहते हैं, इसलिए इनको अंतर्मुखी कहा जाता है। और इनके गुण जो हैं वो हैं संदेही, संकालू तथा एकांत प्रिय रहने वाले, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित प्रवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। यानी जो विद्यार्थी है किसी प्रकार के गलत व्यवहार को यदि अपना लेता है तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी जो विधि है वो कौन सी है? विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, या उसकी उपेक्षा करना। तो विद्यार्थी के अवांछित या फिर गलत व्यवहार को हटाने के लिए जो विधि है वो है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। ये जो पद्धति है ये सबसे ज़्यादा कामगार है। यानी किसी बालक के यदि गलत व्यवहार की जो प्रवृत्ति है उसका यदि हम पता लगाएंगे कि कहाँ से ये इस बालक ने ये जो व्यवहार है वो सीखा है, और यदि हम उसका उपचार करेंगे तो निश्चित रूप से वह बालक उस प्रकार के व्यवहार को छोड़ देगा। इसलिए अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंधन करना सबसे बढ़िया विधि है। अगला प्रश्न है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिगत, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या अर्ध प्रक्षेपी? तो रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण का एक प्रक्षेपी प्रकार है। अगला प्रश्न है उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। इनका मुख उभरा हुआ होता है, इनका मुख ऊपर उठा होता है, इनका स्वभाव अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी का मिश्रण होता है, या इनका जो स्वभाव है वो सामान्य से भिन्न होता है। तो उभयमुखी यानी वह व्यक्ति जिसमें अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों व्यक्तित्वों की विशेषताएं होती हैं उनको उभयमुखी कहा जाता है। उभय मीन्स दोनों। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनका स्वभाव अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना, पर्सन, पर्सनल या पर्सनैलिटी? तो व्यक्तित्व जो है वो अंग्रेजी में उसको पर्सनैलिटी कहा जाता है, हिंदी में व्यक्तित्व, लेकिन लैटिन भाषा का जो वर्ड है पर्सोना, इससे इसकी मूल रूप से उत्पत्ति हुई है। तो पर्सोना का मतलब जो होता है वो होता है मुखौटा। मुखौटा इसका मतलब होता है। इंग्लिश में इसे पर्सनैलिटी कहा जाता है और हिंदी में व्यक्तित्व कहा जाता है। तो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्मुखी का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने ही अंदर ज़्यादातर ध्यान रखता है, अपने यानी स्वयं की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देता है, बाहर वालों की दुनिया से उसको बहुत ही कम मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। इनका मुख अंदर की ओर धंसा होता है, इनकी मुख की बनावट अन्य से भिन्न है, इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, या इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? सैक का वाक्य पूर्ति परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, होल्ट्जमैन स्याही धब्बा परीक्षण, या अलेक्जेंडर पास एवं एलोंग का परीक्षण? तो इनमें व्यक्तित्व का प्रक्षेपी जो परीक्षण नहीं है वह है अलेक्जेंडर पास एवं एलोंग का परीक्षण। और जो 3 हैं
सेक का वाक्य पूर्ति परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, हॉल्ट्जमैन स्याही धब्बा परीक्षण, ये व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण हैं। तो हमारा जो प्रश्न है नहीं है वो छांटना है हमें प्रश्न का उत्तर, इसलिए अलेक्जेंडर पास एवं एलंग परीक्षण जो है वो प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, इसलिए हमारा प्रश्न का जवाब यही रहेगा। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व की विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है? शारीरिक विशेषताओं के समुच्चय के रूप में, मनोवृत्तियों और शील गुणों का समुच्चय से कहा जाता है, या परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की समुच्चय शैली से कहा जाता है, या उपरोक्त सभी। तो व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं वो इन सभी के रूप में बताई जा सकती हैं, यानी शारीरिक विशेषताओं की समुच्चय, मनोवृत्तियों और शील गुणों का समुच्चय, परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की समुच्चय शैली, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी विशेषताएं व्यक्तित्व की हैं। अगला प्रश्न है वाक्य पूर्ति परीक्षण का वर्गीकरण किया जा सकता है प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में, प्रश्नावली के रूप में, अर्ध प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में, या अनुसूची के रूप में। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण का जो वर्गीकरण किया जा सकता है वह है प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोसार्क परीक्षण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रोसार्क एक मनोविज्ञानी है, उन्होंने व्यक्तित्व का एक परीक्षण किया है। तो इनमें से 3 कथन तो उनके अनुसार यानी उनके परीक्षण के अनुसार सही है, लेकिन एक कथन इनमें से सही नहीं है, वो हमें छांटना है। पहला ऑप्शन है रोसार्क परीक्षण एक अभिकृत्यात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है। दूसरा है रोसार्क परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है। तीसरा है यह व्यक्तित्व के बौद्धिक तथा अबौद्धिक दोनों ही प्रकार के शील गुणों का मापन है। चौथा ऑप्शन है इसका मूलभूत प्रयोजन व्यक्तित्व की अंतर्वस्तु जैसे प्रणोदन, आवश्यकता, स्वैरकल्पना, कुंठाओं इत्यादि को उजागर करता है। तो इनमें से रोसार्क परीक्षण एक अभिकृत्यात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा यह व्यक्तित्व के बौद्धिक और अबौद्धिक दोनों ही प्रकार के शील गुणों का मापन है, बिल्कुल सही बात है। इसका मूलभूत प्रयोजन व्यक्तित्व की अंतर्वस्तु जैसे प्रणोदन, आवश्यकता, स्वैरकल्पना, कुंठाओं इत्यादि को उजागर करता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है कि रोसार्क परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है, ये सही नहीं है। रोसार्क परीक्षण संपूर्ण रूप से नैदानिक जांच नहीं करता है। ये परीक्षण मनुष्य की सृजनात्मकता, निपुणता, उच्च बुद्धि, आत्महठधर्मिता, भावात्मकता, नकारात्मक प्रवृत्ति, काल्पनिक क्रियाओं, संवेगशीलता इत्यादि का भी मापन करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर रहेगा रोसार्क परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। इस प्रकार से हमें जो सत्य नहीं है या सत्य है या क्या असत्य है, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको बड़े ध्यान से उत्तर देने की ज़रूरत होती है। कभी कभी जल्दबाजी में गलत होने के चांस रहते हैं, इसलिए सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए और सबसे पहले जो प्रश्न है उसको उचित प्रकार से पढ़ के और समझ के इनका उत्तर देने चाहिए। अगला प्रश्न है कार्ल रोजर्स के अनुसार कुसमायोजन का आधार वैषम्य है। इदम तरा परम अहम के मध्य, वास्तविक स्वयं तथा आदर्श स्वयं के मध्य, स्वयं तथा वातावरण के मध्य, अचेतन तथा चेतन के मध्य। तो कार्ल रोजर्स जो मनोविज्ञानी हैं उनके अनुसार कुसमायोजन का आधार वैषम्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर वह है वास्तविक स्वयं तथा आदर्श स्वयं के मध्य। कार्ल रोजर्स के अनुसार व्यक्ति में कुसमायोजन का आधार व्यक्ति में वास्तविक स्वयं तथा आदर्श स्वयं के मध्य में वैषम्य है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? यानी कि 3 जो विधियां हैं वो तो वस्तुनिष्ठ विधियों में आती हैं, लेकिन एक विधि इनमें से वस्तुनिष्ठ विधि में नहीं आती है, इसलिए हमें नहीं मानी जाती है, वो छांटते हैं। पहला ऑप्शन है नियंत्रित निरीक्षण, दूसरा है रेखांकित द्वारा प्रदर्शित मापनी, तीसरा है व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक मापनी, और चौथा जो है वो अभिज्ञापक प्रश्नावली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक मापनी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न का
सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथककारी विशिष्टि क्या है? शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध, शरीर विन्यासों का वर्गीकरण, प्रारूप, अभिलक्षण या मन है शारीरिक उपागम। तो व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथककारी जो विशिष्टि है या विशेषता है सबसे अलग, वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध। व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथककारी विशिष्टि यह है कि यह शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध की व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सबसे सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक क्या है? वातावरण, प्रेरणा, एकाग्रता, योग्यता। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख घटक है वह है वातावरण। यानी जिस प्रकार के वातावरण में हम रहेंगे उसी प्रकार का हमारा स्वभाव और व्यक्तित्व जो है वो डेवलप होता चला जाएगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अच्छे से अच्छे यानी सकारात्मक वातावरण में रहना चाहिए, जिससे उसकी सोच सकारात्मक रहे और उसका जो स्वभाव है वो भी अच्छा रहे। अगला प्रश्न है, अच्छे चरित्र की विशेषता है गत्यात्मकता, स्थिरता, अपरिपक्वता या भीरुता। तो अच्छा चरित्र जो है उसकी मुख्य विशेषता होती है स्थिरता, यानी किसी भी चीज़ के बारे में बड़े ध्यान रूप से स्थिर विचार रखते हुए वो सोच सकता है और अपना जो उचित निर्णय है, सकारात्मक निर्णय है, उसको वो दे सकता है। तो इस प्रकार से अच्छे चरित्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है स्थिरता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, व्यक्तित्व एक गतिशील संगठन है जो कि व्यक्ति के मनोशारीरिक ढंगों को निश्चित करता है, जिन्हें कि वह बाह्य परिवेश में अपने आप को समायोजित करने में विशेष रूप से अपनाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यानी यह एक परिभाषा है कि व्यक्तित्व जो है वो एक गतिशील संगठन है जो कि व्यक्ति के मनोशारीरिक ढंग को निश्चित करता है। यानी व्यक्तित्व जो है वो इस प्रकार का संगठन है कि किसी व्यक्ति के यानी मन एवं शारीरिक ढंगों को निश्चित करता है, जिन्हें कि वह बाह्य परिवेश में अपने आप को समायोजित करने में विशेष रूप से अपनाता है। यानी बाह्य परिवेश में या बाह्य जो वातावरण है उससे अपने आप को समायोजित करने में इन मनोशारीरिक ढंगों को वह निश्चित रूप से विशेष रूप से अपनाता है। तो ये जो गतिशील संगठन है व्यक्तित्व का, यह किसने कहा है व्यक्तित्व को? आलपोर्ट ने, वाटसन ने, मन ने या थॉर्नडाइक ने? तो ये जो कथन है व्यक्तित्व के बारे में यह आलपोर्ट महोदय ने कहा है। यानी आलपोर्ट महोदय ने ये व्यक्तित्व की परिभाषा दी है कि यह एक गतिशील संगठन है जो व्यक्ति के मनोशारीरिक ढंग को निश्चित करता है, जिन्हें कि वह बाह्य परिवेश में अपने आप को समायोजित करने में विशेष रूप से अपनाता है। तो आल्बर्ट महोदय की यह परिभाषा है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि प्रतिमावली का अध्ययन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा किया जा सकता है या किया जाता है? तो उपलब्धि प्रतिमावली का जो परीक्षण है वो किस परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है? रोसार्क परीक्षण, टीएटी, वाक्य पूर्ति परीक्षण, ड्रॉ ए मैन टेस्ट। तो उपलब्धि प्रतिमावली का अध्ययन इनमें से जो टीएटी है, जो मॉर्गन एवं मुर्रे ने जिसका आविष्कार 1953 में किया था, उसके माध्यम से उपलब्धि प्रतिमावली का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये परीक्षण जो है उपलब्धि प्रतिमावली के अध्ययन के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित किस परीक्षण में सामाजिक बुद्धि एक व्यक्तित्व आयाम है? सामाजिक बुद्धि एक व्यक्तित्व आयाम किस परीक्षण में मानी जाती है? एमपीआई, सीपीआई, 16 पीएफ प्रश्नावली या एमएमपीआई? तो सीपीआई जो है ऑप्शन नंबर 2 वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो सामाजिक बुद्धि एक व्यक्तित्व आयाम होता है इसमें, सीपीआई में। अगला प्रश्न जो है वो है, बेमेल पद को इनमें से अलग करना है। यानी 3 तो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें से जो एक ऑप्शन है वो अलग है, वो हमें हटाना है। एमएमपीआई, दूसरा ऑप्शन है 16 पीएफ,
तीसरा ऑप्शन है WAIS और चौथा ऑप्शन है QSART। तो WAIS जो है वो अलग है इनमें से। MMPI 16 PF तथा QSART सभी व्यक्तित्व का मापन करते हैं, जबकि WAIS जो है वो बुद्धि की माप है। यानी ये जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है ये बुद्धि का मापन करता है या बुद्धि की माप है, जबकि अन्य जो MMPI 16 PF या QSART जो हैं वो व्यक्तित्व का मापन करते हैं। ये व्यक्तित्व का मापन करते हैं और ये जो है ये बुद्धि मापने की एक बुद्धि की माप है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व अध्ययन के प्राचीनतम उपागमों ने मानव व्यवहार की व्याख्या की है। मूल प्रवृत्ति के रूप में, पर्यावरणीय उद्दीपकों से, या जननिक कारकों से, या जन्मजातशील गुणों से। तो व्यक्तित्व अध्ययन के प्राचीनतम उपागमों ने मानव व्यवहार को क्या बताया या किससे मानव व्यवहार की तुलना की है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा मूल प्रवृत्ति, दूसरा है पर्यावरणीय उद्दीपकों से, तीसरा है जननिक कारकों से और चौथा है जन्मजातशील गुणों से। तो जननिक कारक जो हैं उनके माध्यम से मानव के व्यवहार की व्याख्या की है। व्यक्तित्व का अध्ययन करने का सबसे पहला उपागम मनोविश्लेषणात्मक उपागम था। तो व्यक्तित्व मापने का जो सबसे पहला उपागम था वो था मनोविश्लेषणात्मक उपागम। मनोविश्लेषणात्मक उपागम जिसका प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया था। सिगमंड फ्रायड जो है उन्होंने इस मनोविश्लेषणात्मक उपागम का आविष्कार किया था या प्रतिपादन किया था। इस उपागम में मानव प्रकृति की निराशावादी तथा निश्चयवादी छवि पर बल डाला गया है। इसमें व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए अचेतन की इच्छाओं, यौन एवं आक्रामकता के जैविक आधारों पर बल डाला गया है। सिगमंड फ्रायड जो है वो विशेष रूप से काम प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। यानी जहाँ कहीं काम प्रवृत्ति की बात होती है तो वहाँ सिगमंड फ्रायड का नाम सबसे पहले आता है। अनुक्रिया शैली, यानी अगला प्रश्न जो है वो है, अनुक्रिया शैली के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु व्यक्तित्व मापन में निम्न प्रविधियों में से किसका प्रयोग किया जाता है? बहुविकल्प प्रविधि, अनुक्रमिक वर्ग विधि, वलकृत अनुक्रिया प्रविधि या मुक्त अनुक्रिया प्रविधि। तो अनुक्रिया शैली के प्रभाव को नियंत्रित करने के हेतु व्यक्तित्व मापन में जो प्रविधि काम में आती है वह है मुक्त अनुक्रिया प्रविधि। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अनुक्रिया शैली के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु व्यक्तित्व मापन में मुक्त अनुक्रिया प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी, उभयमुखी, अंतर्मुखी या उत्तम। तो आत्म केंद्रित वह व्यक्ति जिसका जो ध्यान है वो स्वयं पर ही केंद्रित हो, स्व केंद्रित हो, तो उसका जो व्यक्तित्व होगा वो अंतर्मुखी होगा, यानी अपने में ही खोया हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अहम को कहा जाता है या अहम को कहते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो या इनमें से कोई नहीं। तो अहम को जो है वो ईगो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति या समूह प्रवृत्ति। जो फ्रायड जो है वो मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञानी है, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो काम प्रवृत्ति पर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? यानी वह वर्गीकरण कौन सा है जो सबसे ज़्यादा माना जाता है? तो उस मनोविज्ञानी ने जिसने इसको दिया है उसका नाम क्या है? अल्पोर्ट, कैटल, जुंग या उपरोक्त सभी का। तो इनमें जुंग जो मनोविज्ञानी है उनके द्वारा व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो सर्वोत्तम माना जाता है वर्तमान में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? बिने ने, मार्ग ने, मुर्रे ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने? तो 1953 में
TAT जो परीक्षण है वो मॉर्गन एवं मुर्रे ने बनाया था। इसमें जो कार्ड हैं वो 30 होते हैं, यानी कार्डों की संख्या 30 होती है। 10 पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए और 10 जो होते हैं वो बोथ दोनों के लिए होते हैं। तो TAT का जो परीक्षण का निर्माण किया था वो मॉर्गन एवं मुर्रे ने। अगला प्रश्न है, जुंग ने व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत दिया? विश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक, स्व सिद्धांत या व्यक्ति विज्ञान सिद्धांत? तो जुंग जो हैं उन्होंने विश्लेषणात्मक सिद्धांत को दिया था। विश्लेषणात्मक सिद्धांत को देने वाले जो मनोविज्ञानी थे वो थे जुंग। अगला प्रश्न है, वांछित व्यक्तित्व होता है, वांछित यानी जिसको सबसे ज़्यादा चाहा जाता है, सबसे ज़्यादा जिसकी इच्छा की जाती है, वह व्यक्तित्व कौन सा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, संवेगीय स्थिर या मनस्तापी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है संवेगीय स्थिर, यानी वह व्यक्ति जो संवेगों को स्थिर रखते हुए किसी की हानि लाभ की जो चिंता है उसको करते हुए या उचित प्रकार से डिसीजन देते हुए जो व्यक्ति डिसीजन देता है उस व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा चाहा जाता है, और वह जो व्यक्तित्व है वो संवेगीय स्थिर या संवेगात्मक स्थिरता वाला जो व्यक्तित्व है वो सर्वाधिक वांछित व्यक्तित्व है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, यह करो यह ना करो कौन कहता है? इदम, अहम, परमअहम या कोई नहीं? तो परमअहम है जो है व्यक्तित्व का परमअहम, किसी व्यक्ति का परमअहम यह कहता है कि यह करो यह ना करो, यानी जो रोकता है और करने की आज्ञा देता है वो परमअहम होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जन्मजात संस्कारों, आवेगों, प्रवृत्तियों, झुकावों एवं मूल प्रवृत्तियों और अनुभव द्वारा अर्जित संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का योग है। यह कथन किसका है? यानी व्यक्तित्व की ये जो परिभाषा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जन्मजात संस्कारों, यानी उसने जितने संस्कार जो हैं वो अर्जित किए हैं, आवेग, प्रवृत्तियों, झुकावों एवं मूल प्रवृत्तियों एवं अनुभव द्वारा अर्जित संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का योग है। यानी व्यक्ति के लिए जन्म से संस्कार मिले हैं और उसने जो संस्कार अर्जित किए हैं या प्रवृत्तियां जो अर्जित की हैं उन सभी का योग है। यह कथन किसने कहा है व्यक्तित्व के बारे में? वर्गस ने, फ्लेंडर ने, स्किनर ने या मार्टन प्रिंस ने? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है मार्टन प्रिंस। तो उपरोक्त जो व्यक्तित्व की परिभाषा है उसको देने वाले हैं मार्टन प्रिंस। अगला प्रश्न है 34वां, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं सामाजिक कार्यों में, भौतिक कार्यों में, अन्य व्यक्तियों में या स्वयं अपने में? तो अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो केवल स्वयं में ही अपने रुचि रखने वाले होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 35, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण जो दोनों तत्व हैं ये व्यक्तित्व को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 35 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनैलिटी शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन, रोमन, हिंदी या इनमें से कोई नहीं? तो लैटिन भाषा जो है उससे पर्सोना शब्द बना था जिसे अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहा जाता है और हिंदी में व्यक्तित्व। तो पर्सोना जो शब्द है वो मूलतः लैटिन भाषा का है। अगला प्रश्न है, पर्सोना शब्द के लैटिन भाषा में अर्थ होता है, यानी पर्सोना शब्द जो है उसको लैटिन भाषा में किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? व्यक्ति के आंतरिक गुण के रूप में, व्यक्ति के बाह्य गुण एवं आंतरिक गुण, बाहरी रूप रंग या नकली चेहरा या ये सभी? तो पर्सोना शब्द जो है उसको बाहरी रूप रंग और नकली चेहरे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी इसका अर्थ होता है बाहरी रंग, रूप रंग एवं नकली चेहरा। तो पर्सोना शब्द का अर्थ वैसे भी मुखौटा होता है, मुखौटा, और मुखौटा बाहर ही लगाया जाता है, इसलिए बाहरी रूप रंग एवं नकली चेहरे से इसकी तुलना की गई है। अगला प्रश्न है, संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्न पक्षों का विकास हुआ हो? सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष या उपरोक्त सभी? तो जो
संगठित व्यक्तित्व होता है उसमें इन सभी का विकास हुआ होता है। इस संगठित व्यक्तित्व में सामाजिक, मानसिक एवं संवेगात्मक जो पक्ष हैं वो सभी पाए जाने चाहिए, इसलिए इसको कंबाइंड पर्सनैलिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है गतिशील, संतोष, उच्च आकांक्षा तथा उद्देश्यपूर्णता, असामाजिकता या समायोजन शक्ति। तो असामाजिकता जो है वो इसकी विशेषता नहीं है। किसी संगठित व्यक्तित्व में गतिशीलता होनी चाहिए, संतोष, उच्च आकांक्षा एवं उद्देश्यपूर्णता इनमें होनी चाहिए, और समायोजन करने की शक्ति तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, इसलिए असामाजिकता इसका गुण नहीं है। तो संगठित व्यक्तित्व में असामाजिकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किन मनोविज्ञानियों ने किया? गैरेट ने, आलपोर्ट तथा कैटल ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आलपोर्ट तथा कैटल जो हैं उन्होंने व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन व्यक्तित्व को समझने के लिए किया था। अगला प्रश्न है, कैटल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गुण कितने बताए थे? 12, 20, 10, 13। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 12, यानी कैटल महोदय जो है उन्होंने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गुण 12 बताए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुविधा की दृष्टि से आगे चलकर मनोवैज्ञानिक ने इन शील गुणों को कितने भागों में विभाजित किया? यानी कि कैटल महोदय ने जो 12 गुण बताए थे इनको कितने गुणों में आगे चल के मनोवैज्ञानिकों ने विभाजित कर दिया था? 6, 7, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो मनोवैज्ञानिकों ने इनको 4 शील गुणों में विभाजित कर दिया था। अगला प्रश्न, जिस व्यक्ति का शरीर गठन, यानी जिस व्यक्ति का जो शरीर है, शरीर बॉडी का जो प्रकार है वो रेखीय तथा नुकीलेपन लिए हुए हो और उसकी अभिलक्षक व्यवहार में एकांत प्रियता, शांति प्रियता तथा एकाकीपन का आभास मिले, उसका स्वभाव शेल्डन महोदय के अनुसार किस प्रकार का होगा? काय प्रधान, प्रमस्तिष्क प्रधान, अंतरंग प्रधान या कुगठित? तो शेल्डन महोदय के अनुसार जिस व्यक्ति का शरीर गठन रेखीय तथा नुकीलापन लिए हुए हो, उसके अभिलक्षिक व्यवहार में एकांत प्रियता, शांत प्रियता तथा एकाकीपन का आभास मिला हो, उसका जो व्यवहार है या उसका जो स्वभाव है वो प्रमस्तिष्क प्रधान होगा। शेल्डन के अनुसार जिस व्यक्ति का शरीर गठन रेखीय तथा नुकीलेपन लिए हुए हो, उसके अभिलक्षिक व्यवहार में एकांत प्रियता, शांति प्रियता तथा एकाकीपन का आभास मिले, उस तरह के व्यक्तित्व को प्रमस्तिष्कीय प्रकृति की श्रेणी में रखते हैं। इस तरह के लोगों में क्रियाएं कम और चिंतन अधिक होता है। इन व्यक्तियों में क्रिया कम और थिंकिंग यानी चिंतन अधिक होगा। तो प्रमस्तिष्कीय प्रधान ये व्यक्तित्व होते हैं और शेल्डन महोदय ने ऐसा कहा है। अगला यानी 44वां प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसकी अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी है? मुर्रे ने, जेबी वाटसन ने, GW आलपोर्ट ने या स्किनर ने? तो GW आलपोर्ट जो है उन्होंने व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी है कि व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ उसकी अपूर्व समायोजन को निर्धारित करे, उसको व्यक्तित्व कहा जाता है। 45वां प्रश्न है, मानसिक शील गुण के पक्ष हैं ज्ञानात्मक या बुद्धि, अनुभूति या स्वभाव, इच्छा या चरित्र, उपरोक्त सभी। तो मानसिक शील गुण जो हैं उनके ये सभी पक्ष हैं, यानी ज्ञानात्मक तथा बुद्धि, अनुभूति या स्वभाव, इच्छा या चरित्र जो हैं वो सभी मानसिक शील गुणों के पक्ष हैं, इसलिए इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। TAT अधो प्रदत्त में से किसका समुच्चय है? 31 काली एवं श्वेत तस्वीरें तथा एक रिक्त कार्ड, 30 काली एवं श्वेत तस्वीरें एवं एक रिक्त कार्ड, 32 काली एवं श्वेत तस्वीरें, 30 काली एवं श्वेत तस्वीरें। यानी इन सबसे इनमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनसे मिलके TAT समुच्चय बनता है? तो इनमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो 30 काली एवं श्वेत तस्वीरें एवं एक रिक्त कार्ड, यानी 30 काली तस्वीरें और सफ़ेद तस्वीरें एवं एक रिक्त कार्ड जो है वो TAT
समुच्चय मिलकर बनाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 है जो है वो इसका राइट आंसर है। TAT में 30 कार्ड होते हैं जिस पर तस्वीर बनी होती है। इसके अतिरिक्त एक सादा कार्ड होता है। उम्र तथा यौन के अनुसार इसमें से 19 कार्ड तथा एक सादा कार्ड का चयन कर लिया जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है 47वां नंबर का। पराअहम व्यक्तित्व के निम्नलिखित में से किस एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है? यानी पराअहम व्यक्तित्व जो है वो निम्नलिखित में से किस एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है? नैतिक, धार्मिक, मूल प्रवृत्त्यात्मक या अतार्किक? तो पराअहम जो है वो नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। पराअहम व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर होता है। यह आदर्शवादी नियम द्वारा निर्देशित होता है। पराअहम की उत्पत्ति अहम की अनुभूतियों से ही होती है। अहम की तरह इसकी अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती। पराअहम का संपर्क बाहरी दुनिया से नहीं होता। तो यह नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यवहार है। अगला प्रश्न है, युंग के प्रजातीय अचेतन का आधार था अंतर्मुखता, स्वप्नगत गढ़चिन्ह, शब्द साहचर्य या पुरातन अचेतन? तो युंग जो हैं उनके प्रजातीय अचेतन का जो आधार था वह है पुरातन अचेतन। युंग के प्रजातीय अचेतन का आधार पुरातन अचेतन था। उसे वह सामूहिक या पारवैयक्तिक अचेतन भी कहते हैं। इसे सामूहिक या पारवैयक्तिक भी कहा जाता है। इस अचेतन में पूरे मानव जाति को अनुभूतियां संचित होती हैं। पूरी मानव जाति जो है उसकी अनुभूतियां इसमें संचित होती हैं, ऐसा युंग का मत है। यानी युंग ने यह माना है कि इस अचेतन में पूरे मानव जाति की जो अनुभूतियां हैं वो संचित रहती हैं। प्रजातीय अचेतन एक तरह का सामूहिक अचेतन है। अगला जो प्रश्न है वह है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या शून्यमुखी? तो एकांत जो स्वयं में भरोसा रखेगा, अपने आप में खोया हुआ रहेगा, उसको अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है 50वां जो प्रश्न अपना वह है, क्रेचमर जो कि एक जर्मनी विद्वान है, जर्मन के रहने वाले विद्वान थे, उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार किस आधार पर बताए? मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर, मानसिक शक्तियों के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर? तो क्रेचमर महोदय ने जो व्यक्तित्व के ये 4 प्रकार बताए हैं वो बताए हैं शारीरिक संरचना के आधार पर। शारीरिक संरचना का जो आधार है उसको लेते हुए क्रेचमर महोदय ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा है कि ये आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा और आपकी परीक्षा जो है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसको स्वयं आप जांच सकेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। यदि अच्छी है, आप इनके काफ़ी सारे प्रश्नों के यदि राइट आंसर दिए हैं आपने तो बहुत बढ़िया, और यदि आपने कम प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपनी तैयारी को बढ़ाइए, हमारे साथ साथ चलते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। आप अपनी तैयारी को गति देते रहें, हमारे वीडियोज़ को निरंतर देखते रहें। अगले वीडियो के इंतज़ार में हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।